वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन 10th बाबा एमपी। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की साइंस और मैथ के लिए जो वन शॉट है वो बनाए जाते हैं। और सारे जो वन शॉट होते हैं दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर होते हैं। यानी हमारा चैनल जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाया गया है। एग्ज़ाम के पहले हमारे चैनल के आप सारे वन शॉट देख के जाइए। मेरा ये वादा है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे वन शॉट से मिल जाएंगे, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर आपका वन शॉट क्लियर करते हैं। हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज आपकी चैप्टर की बारी है अध्याय 8 अनुवांशिकता। तो जब जनकों के गुण एक दूसरे की पीढ़ी में आ जाते हैं तो इसे अपन अनुवांशिकता कहते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं इसे इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि डिटेल में आपने पूरे साल भर पढ़ा है और एग्जाम के पहले भी डिटेल से पढ़ेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो सारे जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं उनके बेस पर जो है मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, इन क्वेश्चन को देख के जाना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग आने वाला है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो ये पैराग्राफ है, लेकिन अपन इसको पहले ही जान चुके हैं कि लड़कियों में XX 2 गुणसूत्र होते हैं और लड़कों में XY 2 गुणसूत्र होते हैं। जब लड़की का X पुरुष के X से मिलता है तो XX गुणसूत्र बनता है, जिससे लड़की पैदा होती है। और जब लड़की का X पुरुष के Y गुणसूत्र से मिलता है तो लड़के पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। इसको चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये चित्र आप आराम से जो है तैयार करें, क्योंकि चित्रों के माध्यम से साइंस को जो है अच्छे से कवर किया जा सकता है। फिर टीचर को नंबर देना ही पड़ता है। तो ये देख सकते हैं डायग्राम, इस प्रकार से XX और XY बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी है अर्थात अप्रभावी है। तो जब मेंडल ने प्रयोग किए थे तो लंबे गुण जो है प्रकट हुए थे और जो बौने गुण थे वो छुप गए थे। तो प्रकट होने वालों को प्रभावी और जो प्रकट नहीं हुए छुप गए उनको अपन अप्रभावी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के माध्यम से समझते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पृथक पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पृथक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधों की थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के पौधे भी लंबे नहीं थे, वरन उनसे 1/4 संतति बौने थे। यह इंगित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेषकों लक्षणों की वंशागति हुई है, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही जो है व्यक्त हो पाया। अतः जो गुण प्रभावी होता है वो दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है, और जो गुण अपने को अभिव्यक्ति नहीं हुआ है उसे अपन अप्रभावी गुण कहते हैं। तो अपन ऐसे पता कर सकते हैं ना कि कौन सा गुण प्रभावी है और कौन सा गुण अप्रभावी है। तो आराम से इस पैराग्राफ को याद करके लिख के आ सकते हैं। उसके बाद आपका ये MCQ है, आपकी किताब से आप देख सकते हैं, जिसका आंसर अपना जो है TTWW है। तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। एक ही MCQ है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझ रखा है, बहुत ही सिंपल है। मेंडल के सारे प्रयोग आपने पढ़ रखे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संतति में नर व मादा जनकों द्वारा अनुवांशिक योगदान में बराबरी की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। तो ये पहले ही पढ़ चुके अपन, ये लिंग निर्धारण से रिलेटेड है। ये कहना चाहता है कि संतति जो उत्पन्न होती है, जो बच्चा उत्पन्न होता है, उसमें नर और मादा दोनों की जो है बराबर भागीदारी होती है कि नहीं होती है अनुवांशिकी में। तो ये अपन इस पैराग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। इस पैराग्राफ थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, तब अपने को जो है ताज़ा समझ में आ सकता है। तो यहाँ पर मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को। लैंगिक लक्षण गुणसूत्रों द्वारा वंशानुगत होते हैं। लैंगिक लक्षण जो है वो गुणसूत्रों के द्वारा वंशानुगत होते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस प्रकार आधारित है कि माता पिता दोनों ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े होती है, परंतु एक युग्म जो है जिसे अपन लिंग सूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, दोनों में X गुणसूत्र होते हैं, लेकिन नर में यह जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता है। इसमें एक X होता है, एक Y होता है, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लिंग निर्धारण का सूत्र है, मानव में बच्चों के लिंग निर्धारण इस प्रकार पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी माता से X गुणसूत्र ही प्राप्त करता है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है, वह लड़की, जिसे अपने पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त होता है, उसे लड़का पैदा होना पड़ता है। तो लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक से समान मात्रा में जनन पदार्थ
युग्मित होकर एक युग्मनज बनाते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन के समय आधे हो जाते हैं और ये प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। तो इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि किसी भी बच्चे के जन्म लेने में जो है उसके जनकों यानी माता पिता का बराबर रोल रहता है, यानी सम्मान रोल रहता है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है तो अपन एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद इस वन शॉट को कवर कर रहे हैं मात्र 5 मिनट में। 5 मिनट में अपन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख चुके हैं। इन्हें मिला के जाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार से बढ़ जाता है। मतलब अलग अलग विभिन्नता आएगी तो किसी स्पीसीज का जो है कैसे जीवन बदल सकता है। तो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं लैंगिक जनन एवं डीएनए की गलत प्रतिकृति के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो ये समझ सकते हैं आप कि प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उष्णता को सहन करने के लिए यानी गर्मी को सहन करने वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचने की संभावना होती है। यानी कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो खुद को बहुत सारी गर्मी से जो है बचा सकते हैं, जबकि ज़्यादातर जीवाणु जो है गर्मी से मर जाते हैं। इस प्रकार विभिन्नताओं से उत्पन्न होने से कोई स्पीसीज का अस्तित्व बढ़ जाता है, यानी वो स्पीसीज मरती नहीं है। मतलब जो जीव अपने आप को जिस माहौल के अनुसार ढाल लेता है ना, उसका अस्तित्व फिक्स से बढ़ेगा, वो कभी मरेगा नहीं। लेकिन जो ढालेगा ही नहीं वो मर जाएगा। तो ये इस प्रकार से अपना एक वन शॉट कवर हो चुका है। जैसे एक छोटी सी अपन बात समझते हैं कि एक दो एरिया है और एक लाल कलर का जीव है, ठीक है ना, और यहाँ पर हरी हरी घास है दोनों तरफ, और यहाँ पर क्या एक पीला जीव है और यहाँ एक नीला जीव है। अब होता क्या है कि लाल कलर का जो जीव है उसको हरी घास में पीला कलर आराम से दिखाई देगा, नीला कलर आराम से दिखाई देगा। लेकिन इन दोनों ही जीवों को अपना अगर अस्तित्व बनाए रखना है तो घास के अनुरूप जो है अपना रंग बदलना पड़ेगा। क्यों? अगर ये बचना चाहते हैं तो अपने आप को हरे कलर में ढालने पड़ेंगे। यानी अगर ये अपने कलर को बदल दे, दोनों ही जो है हरे कलर के हो जाए, तो ये लाल कलर का जीव इन्हें देख नहीं पाएगा। फिर इनसे जो है इनकी जो जाति है उनका अस्तित्व बना रहेगा। तो इस प्रकार वन शॉट के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।